वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और अप टू 5 हमारा हो चुका है। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हम लोगों से पूछा गया है टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज, पहला में है 1 यूनिट, दूसरा 5 यूनिट और कंडीशन सी जो है वो हम लोगों से कहा जा रहा है 7 यूनिट। तो सपोज हमारे पास एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट का है और बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट का है। तो हमसे कहा जा रहा है कि इसका रिजल्टेंट और इसका अगर मैग्नीट्यूड मीन्स इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट होगा, तो सपोज हम लोग अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हैं और इसका मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, तो ये 1 का अगर हो रहा है तो इनके बीच एंगल बताइए। तो ये हम लोग देखकर ही बता सकते हैं। क्या देखिए, ये तभी पॉसिबल है कि अगर एक वेक्टर सपोज इस डायरेक्शन में हो, सपोज 4 वाला जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में हो और 3 वाला वेक्टर जो है अगर ये इस डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों के बीच जो है तभी पॉसिबल है कि ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो 4 माइनस ऑफ 3 1 यूनिट का बन पाएंगे। तो इस कंडीशन में जो एंगल रिक्वायर्ड है थीटा, दैट इज़ 180 डिग्री। इस तरह ही हम लोग इसको जस्ट कर सकते हैं। जो हमारा इसी में बी पार्ट पूछा गया है, तब बताइए इनके बीच का एंगल जब मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का हो। तो देखिए, अगर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट का अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। सो सपोज हमने लिया यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस का वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी लेंगे, सपोज एक थीटा है तो इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड आना चाहिए 25 का। तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 + 16 ये 25, और इस वैल्यू को सपोज मान लेते हैं ए, तो ये हमारा होना चाहिए 25 के इक्वल। इसका मतलब है ए को 0 होना चाहिए। ए कब 0 पॉसिबल है? जब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। सो इस तरह हमारा बी पार्ट हो जाता है। जो सी पार्ट है, इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि जब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितने का हो जाए। तो जब इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों से कहा गया है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, तो 7 यूनिट का होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है? जब देखिए, जब दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होगा तब पॉसिबल है। और अगर ऐसे भी इसको मैथ्स के टर्म में देखेंगे तो देखिए 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर दिस, तो 2ab मीन्स 2 और ए करेंगे तो 3 2 जा 6 × 4 हमारा कितना हो रहा है? ये हमारा हो रहा है 4 का स्क्वायर लेना है, नो 4 लेना है। सो 3 2 जा 6 × 4, और यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा सपोज कॉस थीटा लेना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 7 का होना चाहिए। तब अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 + 24 × कॉस थीटा, ये हमारा कितना होना चाहिए? 49 का होना चाहिए। तो अगर ये 49 का होगा तो ये देखिए कॉस ये हो जाएगा हमारा 24 का। तो अगर ये कॉस 24, ये कॉस 24, दैट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। मीन्स इस डायरेक्शन में अगर रहा होगा तभी ऐड हुआ होगा। मीन्स ये 4 यूनिट का रहा हो और ये 3 यूनिट का रहा हो और इनके बीच एंगल अगर 0 रहा हो तो हमारा काम बन सकता है। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज 7th में हम लोगों से पूछा जा रहा है A spy report about a suspected car reads as follow: the car moved 2 kilometers towards east, made a perpendicular left turn and ran off 500 meters, made a perpendicular right turn and ran for 4 kilometers and stopped. Find the displacement of the car. Okay, fine. तो देखिए, हम लोगों से पहले सपोज जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया उस लोकेशन को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। तो सपोज ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से हमने कहा कि 2 किलोमीटर ईस्ट चलिए, तो हमने इस डायरेक्शन को ईस्ट लिया। हम जानते हैं ये ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इधर जो है इसको हमने ईस्ट लिया है, ठीक है।
ये हमारा वेस्ट। ओके फाइन। तो यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में हमसे कहा गया है 2 किलोमीटर चलिए, तो हमने इधर 2 किलोमीटर चले। फिर कहा गया है मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, तो आप सपोज इस लाइन के अलोंग चल रहे हैं और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट होगा वो इधर में कहीं होगा, इस साइड में आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक लेफ्ट टर्न लेना है और लेने के बाद हम लोगों को 500 मीटर चलना है। सो हम इसको बोल सकते हैं 0.5 किलोमीटर चलना है, क्योंकि इसको हम लोगों ने किलोमीटर में लिया है ताकि सेम यूनिट रह पाए। अब इसके बाद कहा गया मेड परपेंडिकुलर राइट टर्न। अब यहाँ पर से इसने राइट टर्न लिया 4 किलोमीटर के लिए, तो इधर से हमारा राइट टर्न हो गया। अब क्या बोला, एंड स्टॉप, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार हम लोगों से जो है वो डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट 0 0 था। अब इस डायरेक्शन में जब हम आ रहे हैं तो ओनली हमारा एक्स में चेंज हो रहा है, सो ये पोजीशन हमारा 2,0 हो जाएगा। अब जब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो देखिए ओनली वाई में चेंज हो रहा है, सो एक्स फिक्स रहेगा, एक्स 2 ही रहेगा, और वाई हमारा जो है वो बन जाएगा 0.5। सो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,0.5 होगा। नेक्स्ट इंस्टेंट अगेन हमारा y फिक्स है और x में चेंज हो रहा है, तो x में जो चेंज हो रहा है तो ये कोऑर्डिनेट 6 बन जाएगा और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 0.5 ही रहेगा। अब हमें जब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया तो उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग r वेक्टर कहेंगे तो इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार, देखिए ये हमारा 6 माइनस ऑफ 0, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और उसका अंडर रूट लेंगे, प्लस 0.5 माइनस ऑफ 0, इसका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट लेंगे, तो इससे जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा 6.02 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो मालूम पड़ जाता है। अब अगर हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार हमारा तो मालूम हो गया। अब अगर यदि हम लोगों को एंगल भी ढूंढना हो कि ये कौन सी डायरेक्शन में गया, मीन्स ये वाला एंगल अगर हम लोगों को ढूंढना हो तो हम लोग कर सकते हैं। इसको कैसे, देखिए ये हमारा अगर कुछ थीटा एंगल बना यहाँ से, तो सपोज लेट मी चेंज माय कलर, तो अगर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारा 0.5 का है और ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि देखिए 2 प्लस ऑफ 4, सो ये जो नेट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमारा 6 है। सो अगर हमने इस एंगल को थीटा लिया, ये यहाँ पर तो परपेंडिकुलर ही है, सो नो इशू, हम लोग tan थीटा यूज़ कर सकते हैं। सो tan थीटा जो है हमारा 0.5/6 बन जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/12। अगर हमको इसमें एंगल भी पूछा गया हो तो हम इस तरह से बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो 8th क्वेश्चन है उसमें देखिए हम लोगों से कहा गया है ए कैरम बोर्ड 4 फीट बाय 4 फीट 4 क्रॉस 4 स्क्वायर हैज़ द यूनिक एट हैज़ द क्वीन एट सेंटर। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कैरम बोर्ड है और इसका डायमेंशन हम लोगों को बताया गया है कि ये जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, ये 4 फीट लंबाई और 4 फीट चौड़ाई है इसका। तो यहाँ पर कहीं सेंटर में क्वीन है, तो यहाँ पर से हम लोगों को कहा गया है द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, रिबाउंड्स एंड गो इनटू द होल बिहाइंड द स्ट्राइकर्स लाइन। तो कहा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन। उसमें से ए पार्ट में कहा गया फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, ओके, और बी पार्ट में पूछा गया है फ्रॉम द टॉप एज टू द होल, एंड सी पार्ट में है फ्रॉम सेंटर टू द होल। सो फाइन, देखिए इस प्रकार हम लोगों को ये जो पूछा गया है इसमें से सपोज यहाँ पर हमारा सेंटर है, तो इस सेंटर के लोकेशन पे अगर क्वीन है तो सपोज इसको हम लोगों को फ्रंट एज पर पहले तो हिट कराना है। तो पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, तो हमने इसको अगर यहाँ पर से स्ट्राइकर लाइन से कहीं से स्ट्राइकर से हिट किया तो ये अपने फ्रंट एज पे सपोज कुछ इस तरह से हिट हुआ। फिर हिट हो जाने के बाद ये जो है ये एक होल में स्ट्राइकर लाइन के नीचे जो होल है उसमें आकर के ये फॉल हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें अगर ये फॉल हो जाए तो देखिए हम लोगों को ये बताया गया है कि सेंटर में, दैट मीन्स ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 2 फीट का होगा, ये टोटल डिस्टेंस 2 फीट का होगा। अब सपोज जब हमने इसको अगर ये 2 फीट का है और ये भी हमारा 2 फीट का ही है, सो ये फीट भी 2 है, ये भी 2 है।
अब देखिए जब हमने इसको सपोज यहाँ पर से हिट किया तो ये इस डायरेक्शन में गया, तो अगर ये एंगल जो है, ये एंगल हमारा अगर हमने कैलकुलेट करने का ट्राई किया तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये एंगल अगर हमारा थीटा हो, हमने थीटा से अगर इसको यहाँ पर हिट कराए तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। देखिए ये एंगल भी हमारा थीटा बनेगा। उस इंस्टेंट जितने एंगल से ये हिट हुआ है उतने ही एंगल से ये बाउंस बैक करेगा, तो ये जो है हमारा ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। तो अभी देखिए इसमें से हमने सपोज इस पॉइंट को ए सपोज किया और इस पॉइंट को हमने अगर बी सपोज किया, इस पॉइंट को सी लिया और इस पॉइंट को हम लोगों ने सपोज इसको डी लिया, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको बी को यहाँ कहीं रखते हैं, ये हमने बी लिया और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट है इसको ई लेते हैं। सो ए बी सी डी और ये पॉइंट हमारा ई, और इस पॉइंट को हम लोग चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये दूसरे से ले करके पी और इस पॉइंट को हम लोगों ने क्यू रखा। तो देखिए अब ये वाला लाइन जो है, ये लाइन के साथ ये लाइन पैरेलल लाइन और ये बीच से ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, तो ये जो है वो भी एंगल हमारा थीटा का ही होगा। अब सपोज हमने ए टू पी डिस्टेंस को अगर एक्स सपोज किया हमने, तो जो हमारा P2 अगर इस डिस्टेंस को कवर करेंगे तो 2 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। देखते हैं उसकी हम अगर नीड होगी तो हम लोग लेंगे। तो अब देखिए इस प्रकार हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री देखने के बाद, इसके बाद हम लोग अगर सपोज यहाँ पर टेन थीटा लेते हैं इन द ट्रायंगल ए बी और पी में, अगर हम लोग टेन थीटा लेते हैं तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा टेन थीटा का वैल्यू वो हो जाएगा P अपॉन बी। सो देखिए P जो है वो हमारा x है और B जो होगा वो इस BP के इक्वल होगा, सो 2। सो हम लोगों को ये एक रिलेशन मिल रहा है। तो सपोज टेन थीटा का एक रिलेशन मिल रहा है इस वाले ट्रायंगल से, ए वाले ट्रायंगल से। अगर यहाँ पर भी हमारा थीटा ही बन रहा है तो यहाँ पर से भी अगर हम लोग टेन थीटा को ढूंढने का ट्राई करेंगे तो इन ट्रायंगल जो हमारा बी सी डी हो रहा है, यहाँ पर से भी अगर हम लोग टेन थीटा को ढूंढने का ट्राई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा। देखिए तो ये जो वैल्यू है ये हमारा यहाँ तक x था और ये टोटल 2 है, सो इसको हम लोग कह सकते हैं 2 माइनस ऑफ एक्स। तो ये 2 माइनस ऑफ एक्स हमारे पास है परपेंडिकुलर का वैल्यू और बेस हमारा 4 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4। तो ये भी हमारा जो है टेन थीटा का वैल्यू हम लोगों को बता रहा है। तो अब इस दो टेन थीटा को अगर हम लोग इक्वल कर देंगे, मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो x बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ x बाई 4 हो जाएगा। सो ये वैल्यू हमारा 2 रह जाएगा और इधर हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ x। सो जो x का वैल्यू आएगा वो हम लोग क्या कह सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2/3 और ये सारे वैल्यू हमारे पास फीट में है। सो इस प्रकार हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाने के बाद जो हम में है वो सब कुछ अब इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। वो देखिए कैसे, जो हम लोगों से फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है वो क्या है हमारा फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। सो सेंटर से फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट मीन्स हम लोग को अभी इस फिगर के हिसाब से ए टू बी डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग ए टू बी ढूंढने का ट्राई करेंगे तो देखिए क्या बोल सकते हैं, अगर ये हमारे पास ए ट्रायंगल है ए बी पी, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हमारा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और जो बीपी डिस्टेंस है वो देखिए 2 फीट हम लोगों को मालूम है। सो इसका हम लोगों को स्क्वायर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस जो है वो 2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर अभी इस तरह ही लिखते हैं। तो जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो 2/3 फीट के टर्म्स में है। तो अगर ये 2/3 फीट का है तो इसको 4/9 लिख सकते हैं। सो ये वैल्यू हमारा 4/9 बन जाएगा प्लस ऑफ 4। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 2√10/3 फीट, ये जो है हम लोग को ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
तो ये पार्ट हमारा ए बी मीन्स सेंटर टू द फ्रंट एज हो जाता है। जो नेक्स्ट हम लोगों से बी में पूछा गया है वो पूछा गया है फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। सो फ्रंट एज टू द होल अकॉर्डिंग टू आवर पिक्चर क्या होगा, बी सी का डिस्टेंस होगा। तो अगेन यही वाला वैल्यू इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एक बार हम लोग बी डी का जो वैल्यू है उसको अगर चेक करेंगे तो देखिए बी डी का वैल्यू हमारे पास 2 माइनस ऑफ एक्स हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो 2/3 है। सो 6 माइनस 2 सो दैट इज़ 4/3। तो हम लोग को बी डी का वैल्यू जो है वो 4/3 फीट मिल रहा है। तो इस प्रकार बी डी का वैल्यू हम लोग को मालूम है और अभी के सिचुएशन में जो हम लोग को चाहिए वो बी सी का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ऑफ डी सी। डी सी हमारा ये वाला लाइन है, देखिए डी सी जो है वो हमारा ये वाला लाइन है। तो इस डी सी लाइन को हम लोग अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो 4 के स्क्वायर है, उसको डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16/9 प्लस ये हमारा हो जाएगा 16। तो इस वैल्यू को भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 4√10 डिवाइडेड बाय 3 फीट। तो इस प्रकार हम लोगों को फ्रंट एज टू द होल का जो है डिस्प्लेसमेंट मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों से पूछा गया है सी पार्ट में फ्रॉम द सेंटर टू द होल। सो सेंटर टू द होल हम लोगों से नेक्स्ट पूछा गया है। तो देखिए अगर हम लोग सेंटर टू द होल को ढूंढने का अगर ट्राई करेंगे तो देखिए हमारे पिक्चर के हिसाब से कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमारे पिक्चर के हिसाब से जो है वो सेंटर टू द होल क्या कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमारा सेंटर टू द होल हो सकता है। तो आप देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, तो ए टू डी कितना इजी है। तो हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं कि जो ए टू डी का वैल्यू आएगा वो सेंटर टू होल का वैल्यू हो जाएगा। ए टू डी का वैल्यू सेंटर टू होल का वैल्यू हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 4 8, सो 2√2 फीट हम लोगों को जो है सो सी का आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, उसमें कहा गया है ए मॉस्क्यूटो नेट ओवर ए 7 फीट क्रॉस 4 फीट बेड इज 3 फीट हाई। The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of displacement of the mosquito. A part, B part, taking the hole as a origin, the length of bed as x-axis, its width y-axis, and vertically up the z-axis. Write the component of displacement vector. So इसमें से हम लोगों को पहले जो है वो इसका मैग्नीट्यूड बताना है, फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स बताना है, और ए पार्ट में हम लोगों से जो पूछा गया है 1 बाय 1 अगर करने का ट्राई करें तो ए पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर फोकस करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो मॉस्क्यूटो नेट है वो इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब कंसिडर किया जा सकता है। तो सपोज ये हमारे पास कुछ क्यूब जैसा फिगर है। तो जब हमारे पास ये क्यूब जैसा फिगर बन जाता है तो उसमें से कहा गया है कि इस क्यूब जैसे फिगर में एक मच्छर जो है वो यहाँ पर सपोज यहाँ कहीं पर बैठ जाता है। तो यहाँ से वो डायगोनली अपोजिट यहाँ से एंट्री करता है और डायगोनली अपोजिट में वो वहाँ पर जाकर ऊपर में बैठ जाता है। तो हम लोगों को बताया गया है कि इसका जो है डायमेंशंस दिया गया है एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग। सो एक्स के लॉन्ग हम लोगों को बताया गया है 7 फीट। तो सपोज़ ये अगर हमारा एक्स एक्सिस हो, हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया। तो देखिए ये हमारा अगर एक्स एक्सिस है, इसी में अगर हम लोग वाई एक्सिस को देखने का ट्राई करें, सपोज़ ये कंप्लीट हमारा एक्स एक्सिस था, अगर इसको वाई एक्सिस को देखने का ट्राई करेंगे तो हमारा अगर ये वाई एक्सिस हो रहा है, ये पार्ट अगर वाई एक्सिस हो रहा है, तो अगर इसी प्रकार हम लोग जेड एक्सिस को भी देखने का ट्राई करें तो ये अगर हमारा जेड एक्सिस हो रहा है, हमने इस तरह से
इसको जेड एक्सिस कंसिडर किया और इसको वाई एक्सिस कंसिडर किया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये जो है ये हम लोग 7 फीट कंसिडर कर सकते हैं। देखिए ये 7 फीट। अब ये वाला जो वैल्यू है ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस मीन्स ये वाई एक्सिस से ही जा रहा है, एक्स फिक्स है जेड फिक्स है यहाँ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा 4 फीट का है। अब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ से चला यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो अलोंग जेड एक्सिस जा रहा है। देखिए पैरेलल टू जेड एक्सिस मीन्स अलोंग जेड एक्सिस जा रहा है। सो ये डिस्टेंस हमारा 3 फीट का, तो ये डिस्टेंस जो 4 फीट का, तो ये डिस्टेंस हमारा 3 फीट का दिया गया है। तो इस प्रकार ये इतना डिस्प्लेसमेंट करने से उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट ये कर रहा होगा इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद, सो ये वाला वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये वाले वेक्टर का स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो देखिए ये वाला वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 49 प्लस ये वैल्यू आ जाएगा 16 प्लस ये वैल्यू आ जाएगा 9। सो ये हो जाएगा √74 फीट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट बी है उसमें हम लोगों से पूछा गया है टेकिंग होल as the origin, the length of the bed as x axis, y as width as y axis, so length width सेम ही है। तो एंड वर्टिकली अप जो है वो हमारा जेड एक्सिस। देन राइट द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो जस्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या हो रहा है, देखिए 7 आई कैप हो जा रहा है और वाई एक्सिस को बोल रहा है 4 फीट लेने, सो ये 4 जे कैप हो रहा है। और नेक्स्ट हमको जेड एक्सिस को बोल रहा है 3 लेने के लिए, सो ये हमारा 3 के कैप हो रहा है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर बोले लिखने को तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें से दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों से पूछा जा रहा है सपोज ए वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 ड्यू नॉर्थ, व्हाट इज द वेक्टर 3a, और दूसरा पूछा गया है -4a। सो देखिए इसमें से हम लोगों को पहले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया गया है 4.5 और कौन सा डायरेक्शन, तो नॉर्थ। तो हम लोग अभी नॉर्थ इसको लिख लेते हैं। तो अभी देखिए इसमें से कहा गया है 3a वेक्टर कैसा होगा। तो 3a वेक्टर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3 × 4.5। अब इस वेक्टर को सिर्फ एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये जस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के 13.5 यूनिट का हो जाएगा और डायरेक्शन सेम ही रहेगा जब अगर नेगेटिव नंबर ना हो तो। ठीक, अब हमारे पास जो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में जो पूछा जा रहा है -4a। सो -4a के लिए हम लोग लिख सकते हैं -4 × 4.9, ये हो जाएगा 19 × 18, तो ये हमारे पास आएगा 18 यूनिट। देखिए 4.5 को अगर 2 से करते तो 9, फिर 2 से किया तो 18 हो गया। तो इसमें से हमारा जो डायरेक्शन है अभी देखिए -18 यूनिट बन रहा है, ये ठीक इसका उल्टा होगा, मीन्स उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो ये जो वैल्यू हम लोग का आएगा वो साउथ में होगा। अगर ये नॉर्थ में है तो ये वैल्यू जो आएगा वो साउथ में होगा। तो इस प्रकार हम लोग आज 10 तक ही रुकते हैं, नेक्स्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।